हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, हमारा सदिश का लेक्चर चल रहा था और काफ़ी दिनों बाद आज लेक्चर बनाने के लिए आया हूँ बच्चों। बीच में तबीयत गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 12। इससे पहले हमने सदिशों का कार्टेशियन रूप में संयोजन, है ना, ये वाला टॉपिक पढ़ा था और उसके ऊपर हमने बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आज हमारे पास क्या है? स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। स्थिति जैसे कि नाम से ही पता चलता है ना, किसी भी पॉइंट की, कण की या किसी भी वस्तु की स्थिति को बताना, पता लगना कि स्थिति क्या है उसकी। अभी जैसे मान लिया, हम सपोज करें थोड़ी देर के लिए, यदि मैं ये कहूँ कि मैं इस समय इलाहाबाद में हूँ, मेरी एग्जैक्ट स्थिति यानी कि मेरी सटीक स्थिति अभी पता नहीं कि इलाहाबाद बहुत बड़ा है, इलाहाबाद में किस जगह हूँ इलाहाबाद। फिर मेरे से मेरे दोस्त ने फ़ोन करके पूछा कि यार इलाहाबाद में किस एरिया में हो। मैंने कहा यार इधर धोबी घाट के आसपास हूँ। अभी थोड़ी और स्थिति क्लियर हुई। कहाँ? धोबी घाट। इलाहाबाद में धोबी घाट कोई जगह पड़ती होगी, ठीक है, धोबी घाट के आसपास हूँ। तो कहा कि यार धोबी घाट में तुम हो किस जगह, कोई एक सही पॉइंट बताओ। तो उन्होंने कहा धोबी घाट में एक राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है। ठीक, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नेशनल साइंस एकेडमी, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के पास खड़ा हूं। अब इसकी स्थिति क्लियर हो चुकी है, अब बिल्कुल इसकी स्थिति क्लियर हो चुकी है। तो बच्चों, दूसरी बात एक और, हम जब भी कोई स्थिति क्लियर करते हैं तो किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष हम उसे बताते हैं, है ना। अपनी स्थिति को सही प्रकार से बताने के लिए हमें किसी संदर्भित बिंदु की सहायता लेनी पड़ती है, किसी की मदद लेनी पड़ती है। अरे मदद बताओगे ना, जैसे अभी कभी तुम एड्रेस बताते हो, अपना मकान नंबर ये सब लिखा दिया, नियर टू मतलब इसके पास जो कोई पॉपुलर जगह हो, है ना, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये इसके आसपास है। तो स्थिति बताने के लिए हमें क्या, एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक, और जब हम ये रेफरेंस पॉइंट की सहायता से अपनी स्थिति को तभी क्लियर कर सकते हैं, जैसे किसी समतल पे कोई भी या ब्रह्मांड में किसी भी जगह में कोई भी पॉइंट की स्थिति क्लियर करने के लिए हम किसके सापेक्ष लेते हैं, उसे मूल बिंदु लेते हैं, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन, उसका रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ठीक है, वहीं से वो देखते हैं वो कितनी लंबाई पे है, कितनी ऊंचाई पे, किस दिशा में है, तब उसकी स्थिति को ज्ञात करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास यदि हम कोई बिंदु, मान लिया हमारे पास ये एक्स अक्ष है ना, ये वाई अक्ष है, हमारे पास कोई बिंदु P है, यहां पे कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। तो भाई ये यहां पर है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्स दिशा में भी है। एक्स दिशा में कहां तक है, एक्स दिशा में यहां तक है ना, एक्स दिशा में यहां तक है, ये वाई दिशा में यहां तक, यानी कि ये इसकी स्थिति है, ये एक्स दिशा में और इतना वाई दिशा में है। ठीक है, किसके सापेक्ष लिया हमने, मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। आपको पता है मूल बिंदु के बारे में, आप जानते हैं, 9-10 में आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में, है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0, यानी कि यहां पे x भी 0 है और y भी 0 है। यहां के सापेक्ष अब हम इसकी क्या बताएंगे, इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, मतलब कितनी दूरी पर है, क्या है, किस दिशा में है। अभी हमें केवल पता है कि x डायरेक्शन में इतना है, y डायरेक्शन में इतना है, ये पॉइंट। ठीक, अब इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हम किससे, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो भैया मूल बिंदु के सापेक्ष जब हम करेंगे तो यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे। देखो ये इस तरीके से था ना, एक्स में इतना चला था, वाई में इतना चला है। ठीक, यहां से इसको क्या कर दिया हमने, मिला दिया, ये यहां से इसको मिला दिया। हमें कुछ याद आया बच्चों, कुछ पहले हमने कुछ किया था इससे रिलेटेड, क्या किया था हमने इससे रिलेटेड, कुछ याद आया?
भाई हमने कुछ क्या किया था इससे रिलेटेड, त्रिभुज का योग, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का चतुर्भुज नियम, कुछ ऐसा ऐसा कुछ याद आ रहा होगा ना। इसे हमने क्या मान लिया बच्चों, आर, ठीक, यानी कि इसका परिणाम ही होता था ये। भाई आर की स्थिति अब देखो ना, ये सीधा यहां से एक्चुअल में है तो ऐसे यार, ये यहां से ये गया, यहां से ये गया, मूल बिंदु से ये इसकी क्या है, दूरी है, यहां से क्या है, मूल बिंदु की दूरी है तो एक्चुअल में यही है ये, ठीक है, मूल बिंदु से क्या है इसकी दूरी। अब हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम से देखते हैं, क्या देखते हैं, यदि हम देखें समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है बच्चों, यहां से ये डायरेक्शन, ठीक, और ये पहले इसको समांतर चतुर्भुज बना लो, ये, ठीक, और विकर्ण कहां से शुरू होता था भाई, वाई ये है ना यार, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, या ये वाई डायरेक्शन तो है, ठीक, देखो यहां से टेल टू टेल, यहां पे दो सदिश, ये एक्स और ये वाई सदिश, ये यहां पे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, फिर विकर्ण भी वहीं से शुरू होता था, ये इस तरीके से यहां पहुंचता था या नहीं पहुंचता था। अब एक्स दिशा में ये कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप, भाई डायरेक्शन एक्स दिशा के लिए हम आई कैप लेते हैं, वाई दिशा के लिए क्या लेते हैं बच्चों, हम जे कैप लेते हैं, तो वाई जे कैप हो गई, है ना, वाई जे कैप हो गई। अब यदि हम आर का मान निकालें, तो क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का योग हो जाता था, नहीं हो जाता था, आर का मान जो है इन दोनों का योग हो जाता था। तो आर की यदि हम वैल्यू लिखेंगे बच्चों, तो आर बराबर क्या लिखेंगे हम, एक्स आई प्लस के वाई जे, आर बराबर के एक्स आई प्लस के वाई जे, यही तो लिखते थे, एक्स आई प्लस के आर जे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा आर, ठीक। अब यदि हमें इसकी स्थिति पता चल गई यहां से कि क्या है ये, एक्स आई प्लस के वाई जे, वेक्टर आर पता चल गया, हमें सदिश आर का मान पता चल गया। अब हमें यदि इसका परिमाण पूछा जाए, यदि इसका क्या परिमाण पूछा जाए कि यानी कि यहां से यहां तक की दूरी बताओ भाई, दूरी ज्ञात करो, परिमाण पूछा जाए, परिमाण पूछा जाए, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, बताओ कोई तरीका बताओ जल्दी जल्दी से, यहां से यहां तक की दूरी कैसे ज्ञात करोगे, यहां से यहां तक की दूरी कैसे ज्ञात करोगे, ये है ना हमारे पास। अभी हम डायरेक्ट क्या, पी एक्स वाई, अब देखो डायरेक्ट ये दूरी कैसे ज्ञात करोगे, कौन सी वाली, ये दूरी कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है, आर कैसे ज्ञात करेंगे, परिमाण निकाल देंगे, इसका मोड निकाल देंगे, और मोड निकालने का तरीका तुम्हें पता है अच्छी तरीके से, क्या करते हैं मोड निकाल के, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएंगे, अंडर रूट के अंदर देखो i इंटू आई तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, j इंटू जे भी 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इसका परिमाण आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका परिमाण आ जाएगा। तो स्थिति सदिश वास्तव में क्या है बच्चों, यानी कि ये हमने याद लिखवाया तो है ही नहीं यार, स्थिति सदिश की बात चल रही थी ना, ठीक है। स्थिति सदिश वास्तव में क्या है, ब्रह्मांड अर्थात अंतरिक्ष में मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, देखते हैं स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आ रहा है, इधर आ तो रहा है लेकिन छोटा छोटा आ रहा है, छोटा छोटा आ रहा है ना, मॉड आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों,
एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब लिखते हैं स्थिति सदिश ब्रह्मांड अर्थात अंतरिक्ष में मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष ब्रह्मांड अर्थात अंतरिक्ष में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति का क्या करता है? किसी कण की स्थिति का वर्णन करता है। वर्णन करता है। ब्रह्मांड में क्या है? मूल बिंदु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, किसी भी कण की स्थिति का क्या करता है? वर्णन करता है। क्या? स्थिति सदिश। देखें अब थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा? हाँ, अब थोड़ा पढ़ने में आ जाएगा। थोड़ा सा यदि चलो अब ठीक है ना। ब्रह्मांड में मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति का वर्णन करता है। ब्रह्मांड में किसी भी कण का क्या? मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, उसकी स्थिति का वर्णन करता है। कौन? स्थिति सदिश। ठीक है बच्चों, चलो अब हमने इसका परिमाण ज्ञात कर लिया था। अब कण मूल बिंदु से किस दिशा में है? कण की दिशा, कण की दिशा क्या है? ये क्या हो गया? कण, ये क्या हो गया? परिमाण हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? परिमाण। ठीक है, ये परिमाण हो गया। अब है कण की दिशा। तो तुम्हें अच्छी तरह पता है डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम? डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? यानी कि आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वेक्टर आर अपॉन क्या हो जाएगा? मॉड आर। वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। वेक्टर आर की वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के क्या? वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मान ये हमारी क्या आ जाएगी? दिशा आ जाएगी। उतार लो बच्चों जल्दी से, कोई उतारना चाहता है तो उतार लो, उतार लो, उतार लो, उतार लो जल्दी से। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट। उतार लिया जल्दी से? 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपके सामने। चित्र दिया हुआ है और इसमें ये पॉइंट दिए गए हैं। ए जिसके निर्देशांक कितने हैं? कोऑर्डिनेट 2,2 है। यहाँ पे -2,2 है। यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। सी के -2, -2 है और यहाँ डी पॉइंट है जिसके निर्देशांक 2, -2 है। यहाँ पे पूछा गया है वेक्टर आर ए, वेक्टर आर बी, वेक्टर आर सी, वेक्टर आर डी तथा आर ए कैप, आर बी कैप, आर सी कैप और आर डी कैप फाइंड करो, ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। सॉल्यूशन अब यहाँ देखो, आर ए का मतलब, वेक्टर आर ए का मतलब, वेक्टर आर ए का मतलब यहां से यहां तक की दूरी आर से आर दी है। ये क्या हो जाएगा आपका? आर ए हो जाएगा। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी आर बी हो जाएगी, ये आर बी हो जाएगी। ठीक है, ये आर सी हो जाएगी, ये वेक्टर आर सी हो जाएगा और ये वेक्टर आर डी हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर आर डी हो जाएगा। अरे अभी आपने इससे पहले यही तो बनाया बच्चों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर। अब फाइंड करो बच्चों, आर ए बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर आर ए बराबर, इसको क्या करेंगे हम? कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। 2i कैप प्लस के 2j कैप, 2i कैप प्लस के 2j कैप हो गया। अब आ जाओ ऐसे आर बी पे आ जाओ, बहुत ईजी है।
आर बी कितना हो जाएगा, माइनस के 2i कैप प्लस के 2j कैप हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, आर सी हो जाएगा। आर सी क्या है, माइनस माइनस के हैं दोनों, ठीक है। तो माइनस के 2i कैप और माइनस के 2j कैप, ठीक। अब आर डी हो जाएगा। आर डी कितना है बच्चों, देखो 2i कैप माइनस के 2j कैप। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आर कैप। ठीक है, आर ए कैप। आर ए कैप का मतलब अच्छी तरह समझते हो, डायरेक्शन की बात हो रही है। जहां भी कैप लग जाता है वहां पे क्या होता है, इस यूनिट वेक्टर है ना, कैप उसी पे लगाते हैं हम। तो यूनिट वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर क्या है, क्या शो करता है, उसकी दिशा, केवल और केवल दिशा ज्ञात करने के लिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर ए बराबर क्या होएगा बच्चों, वेक्टर आर ए अपॉन मॉड आर ए, ठीक है, मॉड आर ए, ठीक। अब मॉड आर ए का कितना होगा भाई, अच्छा मॉड आर ए तो हमने निकाला ही नहीं अभी, निकाल दो मॉड आर ए। अगर हम आर ए का मॉड निकालें तो कितना आएगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, 4 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 8, 2 अंडर रूट 2। ऐसे ही आर बी भी यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 बराबर 2 अंडर रूट 2। सारे ही ऐसे हो जाएंगे ये, ठीक है। आर सी बराबर भी 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और आर डी बराबर भी, इसमें माइनस का तो कोई चांस है ही नहीं बच्चों, मॉड में माइनस का कोई चांस नहीं है। देखते हैं एक बार, स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है स्क्रीन से बाहर, ठीक है। चलो ये हमने यहाँ मॉड लगा दिया। चलो ठीक है, ओके। अब आते हैं, यहां पे हमने मॉड की वैल्यू रखनी थी, मॉड आर ए की वैल्यू रखनी थी, रख दो बच्चों मॉड आर ए की वैल्यू। वेक्टर आर ए की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस के 2j कैप बटे 2 अंडर रूट 2। भाई मॉड आर ए की वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट 2। ऐसे ही आर बी कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बी, वेक्टर आर बी बटे मॉड आर बी बराबर कितना है, माइनस के 2i कैप प्लस के 2j कैप बटे 2 अंडर रूट 2। ऐसे ही आर सी कैप की वैल्यू, भाई वेक्टर आर सी बटे मॉड आर सी, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, रख दो मान। आर सी का वैल्यू कितना है, माइनस के 2i कैप माइनस के 2j कैप बटे 2 अंडर रूट 2, और ये कितना है बच्चों, आर डी कैप, आर डी का वेक्टर बटे आर डी का मॉड, और आर डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2i कैप माइनस के 2j कैप बटे 2 अंडर रूट 2। सवाल खत्म, ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं आया, अरे यार बहुत इजी सवाल था, हमें पहले से ही पता है कि जब हम आर कैप निकालते हैं तो क्या करते हैं, वेक्टर में अपॉन में उसका क्या आ जाता है, मॉड आ जाता है, जो हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ इसकी कार्टेशियन फॉर्म में लिखना था इसको, कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से ही गिवन थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आई और जे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशंस में, अभी एक्स और वाई में है ना, जेड में तो हम अभी ले ही नहीं रहे, जब जेड में आएगा तब उस दौरान तब देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, आई जे के हो जाएगा, बस इतना ही तो हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये है, तो इसको देखो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपने इसे उतार लिया होगा, समझ लिया होगा, नहीं उतारा है तो पॉज करके उतार सकते हैं, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 2 दिया गया है। एक बिंदु के निर्देशांक क्या है, 1,1 है।
एक बिंदु का निर्देशांक 1,1 है। तो ज्ञात करो सदिश आर का स्थिति सदिश, सदिश आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, ठीक, पोजीशन वेक्टर। और नंबर 2, आर द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण। चलो करते हैं इसे, ठीक है। पहले क्या है, सदिश आर का स्थिति सदिश, इसे कुछ बना लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। ये इस तरीके से है ये, या कहने का मतलब क्या है कि निर्देशांक 1,1 है, ये एक्स अक्ष है हमारी, ये वाई अक्ष है। तो ये एक्स अक्ष में भी एक ही चला है और वाई अक्ष में भी एक ही चला है, ये इस तरीके से। ये एक्स अक्ष में भी एक चला है, वाई अक्ष में भी एक चला है, ठीक है। यहां से ये क्या हो गया, वेक्टर आर हो गया। स्थिति सदिश के लिए, अरे डायरेक्ट हम यूज नहीं करते थे क्या स्थिति सदिश के लिए। तो P हम कोई बिंदु मान लेते हैं जिसके निर्देशांक क्या है यहाँ पे 1,1, क्या है 1,1 है, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे देखो, यानी कि सदिश R का मान कितना हो जाएगा बच्चों, भाई ये x अक्ष में है, कितना है 1 है, तो x i कैप है ना, x i कैप यानी के 1 i कैप प्लस 1 j कैप। अरे इसके इधर के लिए भी तो बेटा 1 ही है, 1 i कैप प्लस के 1 j कैप, ये इसका स्थिति सदिश हो जाएगा। अरे क्या होता था यार स्थिति सदिश, हमने वेक्टर r बराबर x i कैप प्लस के y j कैप लिया था। तो x i कैप, x कितना है 1 है ना, y कितना है, y भी 1 है, तो x i कैप प्लस के y j कैप, 1 था दोनों का मान। तो r वेक्टर का मान यानी कि स्थिति सदिश कितना आ गया, ये i कैप प्लस के j कैप। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। क्या स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलो अब देखो, अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, अब निकालना है हमें कोण। ये जो कोण बना हुआ है ये कोण थीटा, यानी कि इसने जो कोण बनाया है ये इस कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता है ये क्या है 90 डिग्री का कोण है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से ज्ञात करें कोण के लिए क्या ज्ञात करेंगे, टेन थीटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है लंब भी है और आधार भी है। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, लंब बटे आधार, यानी कि 1/1 का मान 1 ही होगा, ठीक है। और टेन थीटा बराबर 1 कितना होता है 10, 45, 10 से 10 मर गया, थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। बच्चों बताओ कोई दिक्कत हुई क्या, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम जो इसका तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि मतलब कौन बना, शंकु बना है यार, शंकु का आयतन ज्ञात करो, ठीक है। उस शंकु, जब रेखा का भाग सदिश आर, ये जो आर सदिश है को प्रदर्शित करता है, ठीक, और जो पॉजिटिव एक्स अक्ष के चारों ओर घूमकर बना हो। अच्छा भाई ये इस तरीके से था, ऐसे है ना, और रेखा का वो भाग कौन सा भाग, जो पॉजिटिव एक्स अक्ष, ये इस तरीके से है ना। यहाँ पे हमारा क्या था, ये 1,1 इस तरीके से था ये। तो ये कह रहा है कि ये रेखा के क्या घुमा, चारों तरफ इस तरीके से ये घूमा, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस के चारों ओर घूमकर बना हो तथा जिसका एक सिरा मूल बिंदु पर स्थिर हो। एक सिरा ये इस तरीके से घुमा, जैसे हमारी ये एक्स अक्ष है तो ये इस तरीके से घुमा, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ये इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये सिरा फिक्स रहा है यहाँ पर और ये इसके चारों तरफ ये इस तरीके से ऐसे पूरा घुमा इसके चारों तरफ, तो ये क्या बन गया, कोण बन गया, ठीक है। ये सिरा फिक्स रहा इस पे,
ये शंकु बन गया भाई। अब देखो शंकु में तुम्हें पता है यहाँ से, अभी ये तो मैंने थोड़ा लंबा बना दिया चित्र के हिसाब से ताकि चित्र अच्छा दिखाई दे। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे ही घुमा, तो इधर भी एक है और इधर भी एक है भाई। ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, एक है। इसकी कोई इकाई नहीं दी हुई बच्चों, ध्यान रखना, इसकी कोई भी इकाई नहीं दी हुई है। ये एक्स अक्ष है हमारा और ये वाई अक्ष है, इसकी हमें कोई इकाई नहीं दी गई है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन देखो, शंकु की ये क्या है, त्रिज्या है, ऐसे में तो बना हुआ है शंकु, और ये क्या है शंकु की एच यानी कि ऊंचाई है। तो यानी कि आर, अब आर देखो कैपिटल स्मॉल आर तो हमने यहाँ ले रखा है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 है, और एच बराबर भी कितना है, 1 ही है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो होता है, ये तो बेलन का होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ज्ञात कर लो भाई। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आ जाएगा भाई। आर भी 1 है और एच भी 1। यार इसे ऐसे लिख लो आर स्क्वायर, ये क्योंकि हमने इसे आर माना है ना, कैपिटल आर। ठीक है, तो 1/3 पाई यूनिट क्यूब आ जाएगा। यूनिट जब है नहीं कुछ तो हम ऐसे लिख देंगे यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर, शंकु का आयतन आ गया। क्या बच्चों कोई दिक्कत आई? अरे इसमें यह कहा गया था कि शंकु का आयतन ज्ञात करो जब रेखा का एक भाग सदिश आर, ये वाला सदिश आर ये था ना बच्चों, ये वाला भाग क्या था कि पॉजिटिव एक्स अक्ष ये है, इधर की तो नेगेटिव होती, पॉजिटिव एक्स अक्ष के चारों तरफ घूम रहा था इस तरीके से, और उसका एक सिरा मूल बिंदु, ये मूल बिंदु पर क्या था, फिक्स था, इसका एक सिरा मूल बिंदु पर फिक्स था, और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स अक्ष के चारों तरफ घूम रहा था। तो शंकु बना। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता थी, 1 थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमें पता थी, 1 थी, जिसपे हमने क्या, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई होगी, शंकु का आयतन आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब चलते हैं आगे। अब है त्रिविमीय स्थिति सदिश। इससे पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा था, वो 2 डायमेंशनल थे, एक्स और वाई अक्ष थी वहां पे, है ना। यहाँ एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी और जेड अक्ष भी है। और ऐसे ही कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक अब क्या है, अब 3 निर्देशांक होंगे, क्योंकि वो बिंदु P क्या है, एक्स अक्ष में भी है, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में भी है। ठीक, तो यहाँ पे ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक कितने हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मूल बिंदु से वहां तक की दूरी को हमने क्या, वेक्टर आर माना है, जो हमारा यहाँ पे क्या है, स्थिति सदिश है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, इसके कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, एक्स आई कैप प्लस के, वाई जे कैप प्लस के, जेड के कैप, बस इतनी सी बात है। ठीक, अब इसका क्या करते हैं हम, परिमाण ज्ञात करें। परिमाण ज्ञात करें तो आपको पता ही है क्या होना है, मॉड। परिमाण का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मान क्या है। ठीक है, मॉड के अंदर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर, तो ये आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर के मान तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ही बचेगा केवल एक्स स्क्वायर प्लस के, वाई स्क्वायर प्लस के, जेड स्क्वायर। ये मैंने पहले उस समय भी बताया था कि मैंने कहा अगर यहाँ पे 3 बिंदु होते तो ये इस तरीके से आता। ठीक, यदि अब हम इसके बाद क्या ज्ञात करना चाहें, आर कैप ज्ञात करना चाहें, तो बच्चों आर कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर आर बटे मॉड आर, और वेक्टर आर का मान आपके पास यहाँ पता है, एक्स आई कैप प्लस के, वाई जे कैप प्लस के, जेड के कैप। इतनी सी बात पता चल गई, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के, वाई स्क्वायर प्लस के, जेड स्क्वायर। कोई नई बात नहीं है, जल्दी जल्दी से उतार लीजिए। ओके, वेरी गुड। चलते हैं फिर आगे सवाल की तरफ। सवाल करवाने से पहले बच्चों एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके बारे में जरा जिक्र कर लें। अभी तक हमने सदिश योग का जो त्रिभुज नियम पढ़ा था, उसमें क्या होता था हमारे पास कि भाई यदि कहीं से कोई सदिश शुरू हो रहा है तो जहां पे उस सदिश का शीर्ष है, इस शीर्ष से दूसरा सदिश शुरू होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ये क्या है, अलग है, डिफरेंट है।
और ये आपकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत मददगार साबित होगा, तो इसे समझ लें जरा, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दोनों जो सदिश निकल रहे हैं वो एक ही जगह से निकल रहे हैं, टेल टू टेल मिली हुई है। लेकिन हमने जो त्रिभुज योग का सदिश नियम पढ़ा था उसमें क्या होता था, टेल से हेड मिला हुआ होता था। लेकिन यहाँ पे देखो जरा थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर हम यहाँ पे इसको हेड टू हेड मिलाते हुए कोई एक रेखा खींचे, हेड टू हेड मिला दिया, और अभी किधर है इसका, जो हेड टू हेड हमने मिलाया उसका हेड किधर है, इधर। अब यहाँ पे जरा देखो, हमने जो इससे पहले सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा था उसमें क्या होता था, यहां से सदिश इस तरह गया, ठीक, यहां इसकी क्या है, हेड है, हेड से फिर दूसरा सदिश शुरू हुआ इस तरह, यही तो था, और यहां से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वही सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता था, इस तरीके से था ना सदिश योग का त्रिभुज, यहाँ से ये इस तरीके शुरू होता था, यहाँ से इस तरीके से शुरू होता था, और तीसरी भुजा उल्टे क्रम में होती थी। यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही है, देखो यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, अब ये उल्टे क्रम में है। तो यहाँ और यहाँ में क्या फर्क है, पहले हम इसे ये करते थे, ए होता था हमारे पास, बी होता था, और ये आर हो जाता था परिणामी, है ना, परिणामी क्या होता था, आर होता था। अभी क्या है यहाँ पे परिणामी, चलो आर इसे मान लेते हैं, परिणामी आर तो हमने इसे मान लिया, या ये जो है काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, है ना, परिणामी आर हमने इसे मान लिया, आर तो हमने मान लिया इसे, कोई बात नहीं, ये लो मान लो आर। लेकिन अब इसमें क्या है, देखो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जो लगातार थे उनको हम प्लस में लिखते थे, यानी कि वेक्टर ए प्लस क्या, वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। और अब क्या करेंगे, इसको हम यदि इधर लेके आए, यानी कि वेक्टर आर बराबर के वेक्टर बी माइनस के वेक्टर ए। कहने का मतलब क्या है कि यदि दो सदिश टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, ठीक, और उनके दोनों सिरों को मिलाने वाला एक ऐसा सदिश, तो उसको हम किस प्रकार लिखेंगे, उसको हम किस प्रकार लिखेंगे कि बाद वाले सदिश में से पहले वाली, उसका परिणामी क्या निकलेगा, यानी कि उसका परिमाण क्या निकलेगा, परिणामी सदिश निकलेगा, बाद वाले सदिश में से पहले वाले सदिश को माइनस किया। बाद वाला कैसे पता चलेगा, अरे जिधर एरो जा रहा है, यानी कि यहां से शुरू हुआ ना एरो और यहां पहुंचा, तो ये बाद वाला हो गया। बाद वाले पे कौन सा मिल रहा है, बी, बी में से पहले वाले को कौन सा घटा है, कहां से शुरू हुआ था, ए से, बाद वाले में से पहले वाला घटाना है। क्या घटाना है, बाद वाले में से पहले वाले सदिश को माइनस करना है। बाद वाला सदिश माइनस पहला सदिश। हाँ तो बच्चों बीच में सॉरी वो मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो गया और वीडियो चलनी बंद हो गई। हमने जो ये पढ़ाया वो सब ऐसे ही हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा था एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, आगे हम विस्थापन सदिश से पहले देखते हैं क्या है ये महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये कहता है बच्चों, यदि हमने जब सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि एक सदिश जब शुरू होता है तो दूसरा सदिश क्या होता है, उसकी कहाँ से, उसके सिर से शुरू होता है। जैसे यहाँ है, ये शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसका सिर यहाँ है, फिर यहाँ से दूसरा, इस क्रम में चलता है। और जो परिणामी होता है वो फिर उल्टे क्रम में आता है। जैसे यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, अब ये परिणामी इधर। लेकिन इस बार परिणामी क्या है, इस बार परिणामी क्या है, हमने नाम तो भले यार इसको दिया है, लेकिन परिणामी क्या है, ये है। तो कैसे लिखते थे इसको, यानी कि जो सीधा चला और फिर उसी क्रम में, तो उन दोनों को प्लस करते थे, a प्लस आर इज इक्वल टू बी। हमने वेक्टर r का मान ज्ञात करना है b माइनस ए। ये हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि आगे अब जब विस्थापन सदिश आएगा तो विस्थापन सदिश में हम ज्ञात करेंगे, यानी कि दो वेक्टर हमें जैसे दिए गए होंगे, x और y दिया गया होगा, तो ये a और b से यहाँ तक
क्या होगा, किसी वस्तु का विस्थापन होगा, यह हमें ज्ञात करना होगा। तो ये वाले सवाल, इससे रिलेटेड सवाल क्या होंगे, हम इस विधि द्वारा बहुत आसानी से कर सकेंगे। बात समझ में आ गई। यदि हम वही एनालिटिकल मेथड लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा वो, ठीक है। इससे बहुत इजीली ये निकल जाएगा। तो अब ये देखोगे आर का मान यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि उनका विस्थापन, यहाँ से यहाँ उसका विस्थापन हुआ, हमने मान निकाल दिया बी माइनस ए। अब ये कभी कभी ए माइनस बी भी हो जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ए माइनस बी यूज करना है या बी माइनस ए। ये देखो, ये जो तीसरा जो एरो है, ठीक, ये जो एरो है, एरो की डायरेक्शन किधर है, एरो की डायरेक्शन इधर है, एरो की डायरेक्शन इधर है। जब एरो की डायरेक्शन इधर है तो इसका मतलब क्या है, ये बाद वाला सदिश हो गया, ये पहला सदिश। पहला सदिश कहाँ मिल रहा है, बिंदु ए, सदिश ए, बाद वाला सदिश बी, यानी कि बाद वाले सदिश में से पहले वाले सदिश को माइनस करना है। मैं देखता हूँ लाइट गई शायद एक बार, बिल्कुल लाइट गई है, फिर से ये दिक्कत आएगी तो एक मिनट जरा बच्चों। चलो अब लाइट की प्रॉब्लम दूर, हमने इसे इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ओके। तो बाद वाला सदिश माइनस के पहला सदिश, इस प्रकार से हम लेते थे। देखो हमने यहाँ पे हम त्रिभुज के सदिश योग का नियम कैसे करते थे, देखो यहाँ से वेक्टर ए, फिर जहाँ पे इसका सिर होता था वहाँ से वेक्टर बी शुरू होता था, ये क्रम शुरू होता था। तीसरा जो हमारा परिणामी होता था वो उल्टे क्रम में आता था। फिर हम लिखते थे ए प्लस बी बराबर क्या लिखते थे, वेक्टर आर, ए प्लस बी बराबर वेक्टर आर लिखते थे। अब यहाँ पे भी यही क्रम हमने लिखा, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से इस तरीके से गया, लेकिन यहाँ पे बी की जगह क्या आया, आर आया, तो हमने इसको सही क्रम में लिखना था, ए प्लस आर इज इक्वल टू बी। तो आर का यदि हम मान ज्ञात करते हैं बी माइनस ए, ये आर अब आगे क्या होगा, विस्थापन, वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बाद वाला सदिश माइनस पहला सदिश। अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं, देखो बी ए हमने वही रखा, लेकिन इस बार क्या कर दी, एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी। अभी एरो इधर था, अब एरो इधर की साइड है, तो अब बाद वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, वेक्टर ए। बाद वाला, पहले वाला कौन सा, यानी कि जहां से ये एरो शुरू हुआ, पहले वाला वेक्टर बी था, बाद वाला वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस के वेक्टर बी। क्या इतनी सी बात समझ में आई, नहीं आई तो ये लो यहाँ पे एक बार और, ठीक है। एक्स, ये एक्स डायरेक्शन है, हमारी वाई डायरेक्शन है, ये आपको पता ही है सब। ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी था, बिंदु ए था कोई, यहाँ पे कोई बिंदु बी है, दो बिंदु है हमारे पास। भाई ओरिजिन से यदि हम इसकी क्या ज्ञात करें, ओरिजिन से हमने यहाँ पे इसका स्थिति ज्ञात करी, पोजीशन, पोजीशन पे, तो ये वाली पोजीशन क्या होगी, r1 वेक्टर हो जाएगी, ये वाली पोजीशन क्या होगी, r2 वेक्टर हो जाएगी। अब ए बी का मान पूछा, ए से बी तक की डिस्टेंस पूछी गई, इसका परिमाण पूछा गया, ठीक है। ए बी का, सॉरी, यदि ए बी का, ये क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वस्तु पहुंची है, डिस्प्लेसमेंट है, ए बी का मान ज्ञात करो। अब भाई अगर वस्तु यहाँ से यहाँ आई है तो एरो इधर को लगेगा, यहाँ से यहाँ आएगी तो एरो इधर आ जाएगा, ठीक। अब इनकी डायरेक्शन क्या थी चलने की, भाई यहाँ से ये इस डायरेक्शन में था, ये इस डायरेक्शन में था, तो एरो तो इधर लगेंगे, ठीक। वस्तु यहाँ से यहाँ चली तो एरो इधर लगा, बात समझ में आ गई। तो अब जो है यानी कि ये बाद वाला वेक्टर हो जाएगा, ये पहले वाला वेक्टर हो जाएगा। तो ए बी का यदि हम मान निकालें तो ओ बी माइनस के ओ ए। इसी प्रकार यदि पी क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि बाद वाला माइनस पहले वाला। पी क्यू का करेंगे तो ओ पी माइनस के ओ क्यू। भाई मूल बिंदु के सापेक्ष लेंगे तो ओ तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही सी डी है, बाद वाला वेक्टर क्या है, डी यानी कि ओ डी, पहले वाला वेक्टर क्या है, सी यानी कि ओ सी। तो बाद वाला सदिश माइनस के पहला सदिश। बच्चों ये क्लियर हो गया। चलो अब पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना था, विस्थापन सदिश। अब देखो बच्चों ये है विस्थापन सदिश। क्या है विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विस्थापन सदिश वह है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अथवा अंतिम स्थिति को जोड़ता हो। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, है ना। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, ठीक। तो क्या है वह सदिश जो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को जोड़ता हो, वह क्या है, विस्थापन सदिश है। मान लिया हमारे पास ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक। कोई बिंदु ये यहाँ से यहाँ कोई बिंदु है ए, ये बिंदु बी है। अब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी
ये क्या है, इसको हमने R1 माना और इसको R2 मान लिया। चलो ये पॉइंट यहाँ मान लिया, ये है R2, है ना। ये AB, ठीक है, यहां से ये इस तरीके से आया, ये इस तरीके से, और ये AB की वैल्यू बच्चों अब तुम अच्छी तरह समझते हो। यदि हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक, तो AB की वैल्यू क्या फाइंड करोगे, बाद वाला सदिश माइनस के पहला सदिश, बाद वाला सदिश माइनस के पहला सदिश, ठीक। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, या तो तुम बाद वाला सदिश देखो, ये है R2, या तो लिखो तुम R2 माइनस के R1, या OB माइनस के OA, कैसे भी लिख सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है, कैसे भी लिख सकते हो। ये भी आपको है यार, AB बराबर क्या है, R1 सॉरी R2 है ना, बाद वाला एरो इधर को आ रहा है, तो R2 माइनस के R1, ठीक है। अब इसमें क्या है, PQ होगा, CD होगा, वो सब मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें पिछले उसमें, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से लिखना है। अब देखो हमारे पास, यदि यहाँ पे अब बात करते हैं हम इनके बिंदु कोऑर्डिनेट, अगर ये हो हमारे पास, देखो मान लिया A बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे x1 y1 है तथा B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है। कोऑर्डिनेट दिए गए हो, यदि भाई डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, कोऑर्डिनेट दिए हुए हो, ठीक, तो फिर क्या करोगे, देखो अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो R1 वेक्टर R बराबर, वेक्टर R1 क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस के y1 j कैप, ठीक, और वेक्टर R2 क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस के y2 j कैप हो जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम यदि AB का मान ज्ञात करते हैं, AB का मान रखो, इसमें माइनस करो इसे, R2 क्या है, x2 i कैप प्लस के y2 j कैप माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, R1 का मान रखो, x1 i कैप प्लस के y1 j कैप, ठीक है। i से i कॉमन आ जाएगा, यानी कि x2 माइनस के x1 i कैप प्लस y2 माइनस के y1 j, ठीक। ये क्या आ गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अगर हमें इसका क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड यदि हमें फाइंड करना हो, तो मैग्नीट्यूड बच्चों कैसे फाइंड करेंगे भाई, यहां देखो, अभी मैग्नीट्यूड A और B के दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अभी देखो ये कंफर्म हो जाएगा, आप सोचोगे सर कहां से कहां ले गया आप हमें। A B की यदि हम बात करें, मैग्नीट्यूड यदि हम इसका फाइंड करें, है ना, यानी कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी होगी, फार्मूला यदि हम लगाएं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। कुछ याद आया इस फार्मूले से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम कोऑर्डिनेट में इसे यूज करते थे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है या नहीं है, अरे यही तो यहाँ है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। हाँ, ऐसे मत सोचना कि वो फार्मूला वही काम आएगा। तो ये हमने ऐसे ज्ञात कर लिया, मोड हमने ज्ञात कर लिया इसका। अब हमें यदि डायरेक्शन फाइंड करनी है, ए बी की डायरेक्शन यदि हमें फाइंड करनी है, तो तुम इजीली बता सकते हो बच्चों, क्या, वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ए बी, ठीक है, वेक्टर ए बी। देखो यहाँ ये थोड़ा अजीब सा लगेगा देखने में, लेकिन बाद में तो हमारे पास वैल्यू हो गई भाई, है ना, बाद में तो हमारे पास वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे 1 2 3 4 फॉर्म में, तो हम लिख देंगे, इसका मान लिख देंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस के x1 आई कैप प्लस y2 माइनस के y1 जे कैप, पूरे के बटे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। उतार लो बच्चों, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से उतार लो। ओहो हो,
अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों। चलो तो उतार लो इसे जल्दी जल्दी से, चलते हैं फिर आगे, ठीक है। अब यहां पे भी क्या है बच्चों, त्रिविमीय विस्थापन सदिश। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है, हम इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल बाद में ही करवाएंगे बच्चों, ठीक है, बाद में ही करवाएंगे। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद एक लेक्चर इसके न्यूमेरिकल का आएगा, ठीक है, जो स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश वाला होगा। अब देखो यहाँ पे यदि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करते हैं, यानी कि ए बी का मान यदि हम यहाँ निकालते हैं बच्चों, तो ए बी का मान क्या आ जाएगा, वही क्या, ओ बी माइनस के ओ ए, ओ बी माइनस के ओ ए, यानी कि ए बी का मान निकालते हैं, या आर टू, भाई ए से बी चला है, ठीक है, ए से बी चला है, यहाँ से ये इस तरीके से गया था, ये इस तरीके से गया था, तो R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस के R1। अब इसका क्या करेंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी इसकी, R2 की क्या है बच्चों, बी पॉइंट, यानी कि R2 बाद वाला सदिश ये है ना, तो x2 i कैप, x2 i कैप प्लस के y2 j कैप प्लस के z2 k कैप, है ना, माइनस क्या हो जाएगा R1 का x1 i कैप प्लस के y1 j कैप प्लस के k1 सॉरी z1 k कैप, z1 k कैप माइनस कर दो बच्चों, माइनस करोगे क्या आ जाएगा, x2 माइनस के x1 i कैप प्लस y2 माइनस के y1 j कैप प्लस के z2 माइनस के z1 k। क्या बच्चों इतनी सी बात समझ में आई, नहीं आई, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई, क्वेश्चन जब आएगा तुम्हें तो कोऑर्डिनेट लिखे हुए आएंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखनी है और मान खत्म, सवाल खत्म हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे हमें ए बी का परिमाण पूछे, ए बी का क्या पूछे, मैग्नीट्यूड पूछा जाए, ए बी के बीच की दूरी पूछी जाए, तो कैसे फाइंड करोगे, इनका क्या निकाल दोगे बच्चों, अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, आई का स्क्वायर, इनका आई का जे का और ये जितने भी यूनिट वेक्टर है इनका क्या हो जाएगा, इनका तो 1 बन जाएगा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस के z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर हमसे क्या पूछी जाए, ए बी की यहाँ पे डायरेक्शन पूछी जाए, अब तो यार तुम खुद भी लिख लोगे, ठीक है, क्या पूछी जाए डायरेक्शन, तो वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ए बी, रख दो वैल्यू, वेक्टर ए बी क्या है, वही x2 माइनस के x1 i कैप प्लस के y2 माइनस के y1 j कैप प्लस के z2 माइनस के z1 k कैप बटे पूरे के बटे क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट के अंदर फिर क्या आ जाएगा, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस के z2 माइनस के z1 का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट है, ये मान आ जाएगा इसका, ठीक है। इसी के ऊपर क्या करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे और अगले टॉपिक में हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, इससे रिलेटेड मस्त मस्त न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आज के चैप्टर में इतना ही काफ़ी। बच्चों मेहनत करते रहो, नोट्स बनाते रहो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए बढ़िया मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया नोट्स लेके आएंगे आपके लिए, मज़ेदार नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलो ओके, बाय 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 बाय।